हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मेरा नाम है दिव्येश और आप देख रहे हैं डीकेज इंजीनियर्स। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब आप एक न्यू स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट में काम करोगे, देन वहाँ पर आप कौन सा पैकेज कन्वेंशन फॉलो करोगे, उन पैकेजेस के नाम क्या होंगे। साथ ही साथ मैंने ये भी बताया था कि स्प्रिंग बूट में मोस्ट कॉमन एनोटेशन कौन कौन से हैं और उन सभी का एक्सप्लेनेशन भी पूरे डिटेल में मैंने बताया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उसको देख सकते हो, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। और यहाँ पर मैं जो भी प्रोजेक्ट पर काम करूंगा, आप वो प्रोजेक्ट गिटहब पर देख सकते हो, मैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सो गाइज, लेट्स क्रैक द कोड। Let's start. Please do like and share this video and subscribe to our channel. If you have any feedback or questions, feel free to leave a comment. यहाँ पर मैं उस सेम प्रोजेक्ट पर काम करूंगा जिसको मैंने स्प्रिंग इनिशियलाइजर पर क्रिएट किया था। अगर आपके पास वह प्रोजेक्ट नहीं है तो हमारे गिटहब से भी डाउनलोड कर सकते हो, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। ऑल्सो आप इसे मेरे प्रीवियस वीडियो में देख सकते हो कि कैसे मैंने प्रोजेक्ट क्रिएट किया था और उसे लोकल सिस्टम पर सेटअप किया था। सबसे पहले आपको प्रोजेक्ट को आईडीई में ओपन कर लेना है एंड रूट पैकेज एसआरसी मेन जावा के अंदर आना है। उसके बाद जो पैकेज आपने क्रिएट किया था एट द टाइम ऑफ क्रिएटिंग योर प्रोजेक्ट, जो कि था com.yourorganization name.your application name, जो कि हमारे केस में है com.dksingineers.springbootbasics, इस पैकेज के अंदर आपको आ जाना है। यहाँ पर आपको आपके एप्लीकेशन की मेन जावा क्लास भी मिलेगी। जैसा कि मैंने आपको पैकेज कन्वेंशन वाले वीडियो में बताया था कि रेस्ट एपीआई या फिर एचटीटीपी रिक्वेस्ट को हैंडल करने के लिए हम जो पैकेज क्रिएट करते हैं वो कंट्रोलर नाम का पैकेज होता है। इसी कंट्रोलर पैकेज के अंदर आप लोग वो सारे क्लास लिखेंगे जिस पर कि आप रेस्ट एपीआई या फिर एचटीटीपी रिक्वेस्ट को हैंडल करोगे। तो सिंपली हम यहाँ पर स्प्रिंग बूट बेसिक्स पर राइट क्लिक करेंगे, देन न्यू पर जाकर न्यू जावा पैकेज पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पर हम अपने पैकेज का नाम दे देंगे। सो हमारे केस में कंट्रोलर है पैकेज का नाम। तो कंट्रोलर इनपुट कर देने के बाद फिनिश पर क्लिक कर देना है। फिनिश पर क्लिक कर देने के बाद आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि एक पैकेज कंट्रोलर क्रिएट हो चुका है जो कि करेंटली एम्प्टी है। यही कंट्रोलर पैकेज के अंदर हम वो सारा क्लासेस को क्रिएट करेंगे जो कि इनकमिंग एचटीटीपी रिक्वेस्ट को हैंडल करेगा और एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स रिटर्न करेगा। अब इस कंट्रोलर पैकेज के अंदर हम लोग एक क्लास क्रिएट करेंगे जिसमें हम रेस्ट एपीआई क्रिएट करेंगे। सो लेट्स क्रिएट अ जावा क्लास रूट कंट्रोलर डॉट जावा। उसके लिए आपको कंट्रोलर पैकेज पे राइट क्लिक करना है, देन न्यू में जाकर जावा क्लास पे क्लिक करना है और अपने जावा क्लास का नाम यहाँ पर इनपुट कर देना है। हमारे केस में है ये रूट कंट्रोलर डॉट जावा, तो हम क्लास नेम रूट कंट्रोलर डाल दिए और उसके बाद आपको वेरीफाई कर लेना है कि ये क्लास किस पैकेज के अंदर क्रिएट हो रहा है। उसका वेरिफिकेशन आप यहाँ कर सकते हैं। पैकेज वाले सेक्शन पे आप देख सकते हो कि ये कंट्रोलर पैकेज के अंदर क्रिएट हो रहा है। तो ये वेरीफाई करने के बाद आपको फिनिश पर क्लिक कर देना है। ऐसा करने से रूट कंट्रोलर डॉट जावा नाम की एक जावा क्लास क्रिएट हो जाएगी। क्लास क्रिएट करने के बाद उस क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट एनोटेशंस लगाने होंगे। जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि कंट्रोलर पैकेज के अंदर जो क्लास रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स को हैंडल करता है उस पर हम @REST कंट्रोलर का एनोटेशन लगाते हैं। तो हम यहाँ पर @REST कंट्रोलर का एनोटेशन लगा देंगे और अगर आप कोई एनोटेशन यूज कर रहे हैं तो उसको आपको इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। इंपोर्ट करने के लिए अगर आप कोई आईडीई यूज कर रहे हैं तो आप वहाँ पर हिंट ले सकते हैं। जैसा कि नेटबीन्स में अगर मैं कंट्रोल प्लस स्पेस टाइप करता हूँ तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा कौन कौन सा है। तो यहाँ पर हम लोगों को ये रेस्ट कंट्रोलर org.springframework.web.bind.annotation के अंदर जो रेस्ट कंट्रोलर है उसे हमें इंपोर्ट कर लेना है। तो हमने डबल क्लिक कर दिया तो आप देख सकते हो यहाँ पर वो रेस्ट कंट्रोलर इंपोर्ट हो चुका है। ये रेस्ट कंट्रोलर एनोटेशन दो एनोटेशंस @कंट्रोलर एंड @रिस्पॉन्स बॉडी का कॉम्बिनेशन होता है एंड @REST कंट्रोलर किसी क्लास को रेस्टफुल वेब कंट्रोलर डिफाइन करने के लिए यूज होता है। रेस्टफुल वेब कंट्रोलर क्लास बेसिकली इनकमिंग एचटीटीपी रिक्वेस्ट को हैंडल करता है एंड जो भी जेसन एक्सएमएल या कोई अदर रिस्पॉन्स होता है उसको डायरेक्टली क्लाइंट जैसे कि ब्राउजर को भेज देता है जिसने रिक्वेस्ट इनिशिएट किया है। मैंने आपको यह भी बताया था कि रेस्ट एपीआई स्टेटलेसनेस का प्रिंसिपल को फॉलो करता है, जिसका मतलब ये हुआ कि क्लाइंट का सर्वर से भेजा हुआ हर एक रिक्वेस्ट में वो सारा इन्फॉर्मेशन होना चाहिए जो उसे रिक्वेस्ट को समझने एंड प्रोसेस करने के लिए रिक्वायर्ड होता है। स्टेटलेसनेस में सर्वर क्लाइंट के प्रीवियस इंटरेक्शंस का कोई भी इंफॉर्मेशन स्टोर नहीं करता है। दूसरे वर्ड्स में आप कह सकते हो कि सर्वर हर एक रिक्वेस्ट को इंडिपेंडेंटली ट्रीट करता है और वो रिक्वेस्ट के बीच में स्टोर हुआ किसी स्टेट या सेशन इंफॉर्मेशन पर रिलाई नहीं करता है। यहाँ पर हम क्लास नेम के ऊपर एक एनोटेशन लगा देंगे @REST कंट्रोलर, जैसा कि मैंने यहाँ पर लगा दिया है। ऐसा करने से अब यह क्लास रेस्टफुल वेब कंट्रोलर बन गया है। हम लोग यहाँ पर दो एपीआई क्रिएट करेंगे। सो एपीआई क्रिएट करने से पहले हम लोग उन दो एपीआई का डेफिनेशन देख लेते हैं। सो एपीआई 1 में आप देख सकते हो पाथ या यूआरएल दिया हुआ है एप्लीकेशन का होस्ट पाथ
देन फॉरवर्ड स्लैश। रिक्वेस्ट टाइप क्या है? गेट। रिस्पॉन्स क्या आना चाहिए? हेलो स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन। आपको क्या करना है, यहाँ पर आपके पोस्ट पाथ पे ही एक एपीआई लिखनी है गेट रिक्वेस्ट टाइप की, जिसका रिटर्न रिस्पॉन्स क्या करेगा? हेलो स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन। तो हमारे केस में क्या हो जाएगा? http://localhost:8080, यही हमारा पोस्ट पाथ होगा एप्लीकेशन रन करने के बाद। तो इसी पे हम लोगों को ये एपीआई को क्रिएट करना हो। एंड अगर आप सेकेंड एपीआई देखो तो उसका यूआरएल क्या है? पोस्ट पाथ /health। तो यहाँ पर हमारे होस्ट पाथ के बाद एक पाथ आ रहा है /health, जो कि हमारे केस पर क्या होगा? http://localhost:8080/health। तो जब भी यूजर इस यूआरएल पर गेट रिक्वेस्ट टाइप से हिट करेगा तो उसे रिस्पॉन्स पर क्या रिटर्न होना चाहिए? स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन इज अप एंड रनिंग। तो ये स्ट्रिंग उसे रिटर्न में मिलना चाहिए एज अ रिस्पॉन्स। अब हम लोग इन दोनों एपीआई को अपने कंट्रोलर क्लास पे क्रिएट करेंगे। तो इसका अप्रोच बहुत ही सिंपल है। तो एपीआई 1 में आप देख सकते हो रिस्पॉन्स में क्या रिटर्न करना है? हेलो स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन। मतलब कि रिस्पॉन्स एक स्ट्रिंग टाइप रिस्पॉन्स रिटर्न कर रहा है। तो हम लोग सिंपली स्ट्रिंग रिटर्न टाइप का एक फंक्शन क्रिएट कर लेंगे और उस फंक्शन में हम लोग एक स्ट्रिंग रिटर्न करेंगे हेलो स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन। एंड देन उस फंक्शन के ऊपर हम उसका पाथ एंड रिक्वेस्ट टाइप जो कि गेट है उसको सेट कर देंगे। ठीक है, तो हम लोग वही चीज़ को यहाँ पर करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग एक फंक्शन क्रिएट कर लेंगे जो रिटर्न करेगा हेलो स्प्रिंग बूट बेसिक्स एप्लीकेशन। उसके लिए रिटर्न टाइप स्ट्रिंग रख दे रहे हैं और इसका नाम रख देते हैं फंक्शन का स्टेटस। पैरामीटर में हम लोग अभी कुछ नहीं ले रहे हैं और यहाँ पर सिंपली रिटर्न कर देना है हेलो स्प्रिंग बूट बेसिक्स एप्लीकेशन। तो हम लोगों ने एक फंक्शन क्रिएट कर लिया जो कि रिटर्न कर रहा है हेलो स्प्रिंग बूट बेसिक्स एप्लीकेशन। अब ये फंक्शन क्रिएट करने के बाद हम लोगों को क्या करना था? इस फंक्शन के ऊपर हम लोगों को पाथ एंड रिक्वेस्ट टाइप सेट करना था। पाथ एंड रिक्वेस्ट टाइप डिफाइन करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन में हम लोग @request मैपिंग यूज कर सकते हैं एंड सेकंड ऑप्शन में हम लोग @get मैपिंग यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये एक गेट टाइप रिक्वेस्ट है। ये दोनों एनोटेशंस एपीआई का यूआरएल एंड एचटीटीपी मेथड को डिफाइन करने के लिए यूज होता है। तो यहाँ पर हम लोग दोनों अप्रोच को एक एक करके जानेंगे कि कैसे हम लोग उन दोनों अप्रोच को यूज कर सकते हैं। फर्स्ट हम लोग @request मैपिंग को यूज करके एपीआई का पाथ एंड रिक्वेस्ट टाइप या रिक्वेस्ट मेथड को सेट करेंगे। उसके लिए यहाँ पर हम एक नोटेशन लगा देते हैं @request मैपिंग और @request मैपिंग को इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट करने के बाद @request मैपिंग एनोटेशन में यूआरएल या पाथ प्रोवाइड करने के लिए हम लोग वैल्यू एट्रीब्यूट का यूज करते हैं। तो इसका हम लोग पैरेंथेसिस खोल देंगे और यहाँ पर वैल्यू एट्रीब्यूट में हम लोग उसका पाथ सेट कर सकते हैं। तो हमारा पाथ क्या था पहले एपीआई का? सिंपली एक // था, करेक्ट? तो वैल्यू के अंदर ही हम लोग वो पाथ को स्पेसिफाई करते हैं जिस पाथ पर हमको इस फंक्शन को एग्जीक्यूट कराना होता है। एंड रिक्वेस्ट टाइप या रिक्वेस्ट मेथड को डिफाइन करने के लिए भी एक मेथड एट्रीब्यूट होता है और उस मेथड एट्रीब्यूट के अंदर हम लोग वो रिक्वेस्ट टाइप या रिक्वेस्ट मेथड को स्पेसिफाई करते हैं। तो हमारे केस पे हम लोगों को यूज करना था गेट रिक्वेस्ट टाइप, तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे मेथड के अंदर रिक्वेस्ट मेथड डॉट गेट। ऐसा करने से ये गेट रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा // पे। अब हमारा यूआरएल भी सेट हो चुका है, रिक्वेस्ट टाइप और रिक्वेस्ट मेथड भी सेट हो चुका है, फंक्शन भी क्रिएट हो चुका है और ये फंक्शन स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है हेलो स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन। अब हम लोग इस एप्लीकेशन को एक बार रन करेंगे और देखेंगे कि ये एपीआई वर्क कर रही है कि नहीं। तो हम लोग इस एप्लीकेशन को रन कर देते हैं। आप देख सकते हैं टॉमकैट स्टार्टेड ऑन पोर्ट 8080। तो हमारा लोकल होस्ट 8080 पे टॉमकैट स्टार्ट हो चुका है। तो सिंपली हम इसको // पे टेस्ट कर लेंगे। तो टेस्ट करने के लिए हम यहाँ पर लिख देते हैं लोकल होस्ट 8080। लोकल होस्ट 8080 // पे हमें आ रहा है हेलो स्प्रिंग बूट बेसिक्स एप्लीकेशन। मतलब कि ये बिल्कुल सही काम कर रहा है। हमारा जो फर्स्ट एपीआई था लिखा हुआ वो बिल्कुल सही काम कर रहा है। नेक्स्ट हम लोग इसी एपीआई को @get मैपिंग का यूज करके पाथ एंड रिक्वेस्ट मेथड को डिफाइन करेंगे। @request मैपिंग के जैसे ही एक एनोटेशन होता है @get मैपिंग और इसके अंदर भी एक वैल्यू एट्रीब्यूट होता है जिसके अंदर की हम लोग उसका पाथ को सेट करते हैं। तो वैल्यू के अंदर हम लोग उसका पाथ सेट कर देंगे // और इसी // पे हम लोगों को इस मेथड स्टेटस पे एग्जीक्यूट करना है। तो हम लोग @request मैपिंग को कमेंट कर देते हैं क्योंकि इसके अल्टरनेटिव @get मैपिंग को हम लोग यूज कर रहे हैं। एक चीज यहाँ ध्यान देने की जरूरत है कि गेट मैपिंग में आपको मेथड सेट करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि गेट मैपिंग के नेम से ही हमें पता चल रहा है कि ये गेट रिक्वेस्ट को हैंडल करेगा।
अनलाइक रिक्वेस्ट मैपिंग में हम लोग पाथ एंड रिक्वेस्ट टाइप दोनों एंटर करते थे। तो हम लोग इसको फिर से सेव कर लेंगे और एक बार फिर से हम इसको रन करके ट्राई करेंगे और देखेंगे कि ये एपीआई वर्क कर रही है कि नहीं। रन करने के लिए आपको पहले सर्वर को रीस्टार्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम सर्वर को स्टॉप कर लेते हैं एंड इस सर्वर को फिर से रन करते हैं। अभी आपको नहीं पता चलेगा कि बार बार सर्वर रीस्टार्ट करना कितना इरिटेटिंग हो जाता है। आगे चलकर जब आप कोड चेंजेस को रियल टाइम में देखना चाहोगे, जब भी आप कोई नया कोड चेंज करके फाइल को सेव करोगे, अगर उस कोड को आप रियल टाइम में देखना चाहोगे तब आप इरिटेट होगे बार बार सर्वर रिस्टार्ट करने से। हमारे पास इसका भी सॉल्यूशन है जो कि मैं आपको बताऊंगा सेकेंड एपीआई क्रिएट करने के बाद। तो हमारा सर्वर अब स्टार्ट हो चुका है। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे ब्राउज़र पे और फिर से हम इस लोकल होस्ट 8080 पे हिट करेंगे। आप देख सकते हो ये बिल्कुल सही रिस्पॉन्स हमें रिटर्न कर रहा है, हेलो स्प्रिंग बूट बेसिक्स एप्लीकेशन। मतलब कि @request मैपिंग एंड @get मैपिंग दोनों बिल्कुल सही काम कर रहा है। सेकंड हमारा क्या था, इसके बाद हमें हेल्थ लगा देना था। अगर हम अभी इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो ये हमें एरर रिटर्न करेगा, व्हाइट लेबल एरर पेज। दिस एप्लीकेशन हैज़ नो एक्सप्लिसिट मैपिंग फॉर /error। मतलब कि ये /health इसे /error पे भेज दे रहा है एंड ये दोनों /health एंड /error डिफाइंड नहीं है, इसलिए ये हमें व्हाइट लेबल एरर पेज देखने को मिल रहा है। इसके लिए हम लोगों को पहले ये हेल्थ एपीआई को डिफाइन करना पड़ेगा हमारे कंट्रोलर क्लास पे। तो जैसा कि आप जानते हो इस सेकंड एपीआई में भी हमें क्या रिटर्न करना था, स्प्रिंग बूट बेसिक्स एप्लीकेशन इज अप एंड रनिंग। तो हम लोग एक मेथड बना लेंगे पब्लिक स्ट्रिंग हेल्थ नाम का और उसके अंदर हम लोग एक स्ट्रिंग रिटर्न कर लेंगे, स्प्रिंग बूट बेसिक्स एप्लीकेशन इज अप एंड रनिंग। ऐसा करने के बाद हम लोग इसका रिक्वेस्ट टाइप एंड पाथ सेट कर लेंगे। इसके करने के लिए हम लोग यहाँ पर @request मैपिंग यूज कर रहे हैं। क्योंकि हम लोग ऑलरेडी @get मैपिंग इस पर असाइन कर चुके हैं, तो यहाँ पर हम लोग @request मैपिंग यूज कर रहे हैं और यहाँ पर वैल्यू दे देंगे /health। तो हमारे एप्लीकेशन में जब आप इसे रन करोगे तो हम लोगों को क्या देना होगा, लोकल होस्ट 8080 /health। अब जब इस एपीआई को एग्जीक्यूट करेंगे ये फंक्शन हेल्थ एग्जीक्यूट होगा और आपको एज अ रिस्पॉन्स स्प्रिंग बूट बेसिक्स एप्लीकेशन इज अप एंड रनिंग स्ट्रिंग के रूप में मिलेगा। तो ये भी एपीआई हम लोगों ने क्रिएट कर दिया है। नेक्स्ट हम लोग इसको सेव कर लेते हैं और सेव करने के बाद यूआरएल को हिट करेंगे और चेक करेंगे कि ये वर्क कर रहा है या नहीं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये न्यूली क्रिएटेड एपीआई वर्क नहीं कर रहा है। इसका क्या रीज़न है? इसका रीज़न ये है कि हमने सर्वर रिस्टार्ट नहीं किया है और रिस्टार्ट नहीं होने की वजह से हमने जो भी कोड चेंजेस किया था वो डिप्लॉय नहीं हुआ है। तो उसे सर्वर पर डिप्लॉय करने के लिए हमें इसे रिस्टार्ट करना पड़ेगा। सो अब हम लोग इस पर एक डिपेंडेंसी ऐड करेंगे स्प्रिंग बूट डेव टूल्स, जिसके ऐड होने के बाद आपको हर बार सर्वर रिस्टार्ट नहीं करना पड़ेगा। आपको सिर्फ एक बार सर्वर रिस्टार्ट करना है एंड उसके बाद आप जब भी कोड चेंज करोगे किसी फाइल में और उस फाइल पे कोड चेंज करने के बाद जैसे ही आप उस पर Ctrl+S यानी कि जब से ही आप उसे सेव करोगे, सेव होने के बाद ये स्प्रिंग बूट डेव टूल्स ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करेगा कि आपने कुछ कोड चेंजेस की है और ये ऑटोमेटिकली सर्वर को रिस्टार्ट कर देगा। इसके लिए हमें जानना होगा कि ये स्प्रिंग बूट डेव टूल्स होता क्या है। तो स्प्रिंग बूट डेव टूल्स इज अ पावरफुल सेट ऑफ डेवलपमेंट टूल्स प्रोवाइडेड बाय स्प्रिंग बूट टू एनहांस द डेवलपमेंट एक्सपीरियंस एंड इंप्रूव प्रोडक्टिविटी फॉर डेवलपर्स। की फीचर्स क्या है स्प्रिंग बूट डेव टूल्स का? ऑटोमेटिक सर्वर स्टार्ट। जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको बार बार सर्वर को रिस्टार्ट करने का जरूरत नहीं होगा इसको ऐड करने के बाद। अब जब भी किसी फाइल में चेंज करके उस फाइल को सेव करोगे ये स्प्रिंग बूट डेव टूल्स ऑटोमेटिक उसे रिस्टार्ट कर देगा। तो ये आपका काफ़ी टाइम सेव करेगा और आप उसको रियल टाइम में देख सकोगे, जो कि पॉइंट नंबर 2 पे लिखा हुआ है, लाइव रिलोड एंड डिसेबल कैशिंग। डिसेबल कैशिंग का मतलब ये हुआ कि जब भी आप डेवलपमेंट मोड में कोई चेंजेस करते हो स्टैटिक रिसोर्सेस में लाइक CSS एंड जावास्क्रिप्ट, तो वो इमीडिएटली ब्राउजर पे आपको विजिबल होगा विदाउट क्लियरिंग द ब्राउजर कैशे मैन्युअली। तो इसी को अब हम लोग अपने प्रोजेक्ट पे ऐड करेंगे स्प्रिंग बूट डेव टूल्स। तो आपको याद होगा मैंने प्रोजेक्ट क्रिएट करते समय एक डिपेंडेंसी ऐड किया था स्प्रिंग बूट डेव टूल्स, बाद में मैंने उसे कमेंट कर दिया था ये कहते हुए कि जैसे ही इसका नीड होगा हम इसको धीरे धीरे अनकमेंट करते जाएंगे आपको इसका यूजेस को बताते हुए। तो यूजेस आप लोग इसका जान चुके हैं तो कि इसका यूजेस क्या है। तो हम लोग इस डिपेंडेंसी को अनकमेंट कर देते हैं। डिपेंडेंसी ऐड करने के बाद आपको सर्वर को स्टॉप कर लेना है और आपको करना है एक बार क्लीन एंड बिल्ड प्रोजेक्ट। ऐसा करने से अपने जो भी डिपेंडेंसी
ऐड किया होगा वो आपके .m2 रिपोजिटरी में डाउनलोड हो जाएगा और प्रोजेक्ट से लिंक हो जाएगा। एक बार प्रोजेक्ट आपका सक्सेसफुली बिल्ड हो जाता है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो बिल्ड सक्सेस, देन आप रूट कंट्रोलर पे आओगे, आपको अपने जो भी चेंजेस करना है उसको करोगे एंड देन आप सर्वर को स्टार्ट कर दोगे। सर्वर को स्टार्ट करने के बाद नेक्स्ट टाइम आपको सर्वर को रीस्टार्ट करने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आप जस्ट अपने कोड में चेंजेस करो एंड देन Ctrl+S करके अपने फाइल को सेव कर दो। जस्ट सेव करने मात्र से ही स्प्रिंग बूट डेव टूल्स ऑटोमेटिकली सर्वर को रीस्टार्ट कर देगा। तो हम लोग अब आते हैं और इस हेल्थ को हिट करते हैं। हेल्थ को हिट करने से आप देख सकोगे अब हमें ये रिस्पॉन्स आ रहा है, स्प्रिंग बूट बेसिक्स एप्लीकेशन इज अप एंड रनिंग। हम लोग इस स्प्रिंग बूट डेव टूल्स को चेक करने के लिए थोड़ा सा कुछ चेंजेस करते हैं। सपोज हम इस यू को कैपिटल बना देते हैं और आर को भी कैपिटल बना देते हैं और Ctrl+S कर देते हैं। सेव करने से आप देख सकोगे थोड़ी ही देर में ये सर्वर ऑटोमेटिक रीस्टार्ट हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हो एक बार ये स्टार्ट हो चुका था और आफ्टर मेकिंग द चेंजेस, जब मैंने ये फाइल को सेव किया देन ये अगेन स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन को रीस्टार्ट कर दिया और यहाँ पर आप देख सकते हो अगेन टॉमकट स्टार्टेड ऑन पोर्ट 8080, मतलब सर्वर रीस्टार्ट हो चुका है और मैंने इसे मैनुअली स्टार्ट नहीं किया, स्प्रिंग बूट डेव टूल्स इसे ऑटोमेटिक रीस्टार्ट कर दिया है। अगेन हम इसको हेल्थ को हिट करेंगे तो अब देख सकते हो आप यू एंड आर इन अप एंड रनिंग इज कैपिटल। सो ये रियल टाइम में अपडेट कर दे रहा है यहाँ पर सर्वर को रीस्टार्ट करते हुए। तो हमारा दोनों एपीआई बिल्कुल सही वर्क कर रहा है और इस ट्यूटोरियल में आपने जान लिया कि कैसे एक न्यू स्प्रिंग बूट एपीआई को हम लोग क्रिएट करते हैं। आगे चल के मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे हम लोग कॉम्प्लेक्स एपीआई क्रिएट कर सकते हैं। अभी के लिए मैं बस एज अ रिस्पॉन्स स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा हूं, लेकिन थ्रू आउट द ट्यूटोरियल मैं आपको रियल वर्ल्ड इम्प्लीमेंटेशन भी बताते जाऊंगा। एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूँगा जो कि बहुत ही बेसिक चीज़ है लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि हम क्लास नेम के लिए कन्वेंशन फॉलो करते हैं, फंक्शन नेम के लिए कन्वेंशन फॉलो करते हैं, पैकेज नेम के लिए कन्वेंशन फॉलो करते हैं, उसी प्रकार से जावा में जब भी आप कोई एपीआई या फंक्शन क्रिएट करते हो उस फंक्शन का डॉक्यूमेंटेशन आप जरूर प्रोवाइड करें, सो दैट अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन पर काम कर रहे हो तो आपके जगह अगर कोई दूसरा डेवलपर इस प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए आता है तो उसे आपके द्वारा क्रिएट की गई फंक्शंस का एक्सप्लेनेशन पता चल सके एंड वो उसे इजीली समझ सके कि उस पर्टिकुलर फंक्शन का क्या नीड है। तो डॉक्यूमेंटेशन ऐड करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको अपने एपीआई के ऊपर // टाइप करके इंटर हिट कर देना है। ऐसा करने से ये ऑटोमेटिकली डॉक्यूमेंटेशन फॉर्मेट ओपन कर देगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको लिखना है कि ये फंक्शन काम क्या कर रहा है एंड देन कौन कौन से पैरामीटर ले रहा है। सिंस यहाँ पर हमारे दोनों फंक्शंस पर अभी कोई पैरामीटर नहीं ले रहा है, अगर हम लोग पैरामीटर पास करते तो यहाँ पर @param और देन वो पैरामीटर लिख देते। जैसे कि सपोज हम लोग पैरामीटर में नेम लिखते, यहाँ पर हम लोगों को लिखना पड़ता @param नेम। सो सिंस यहाँ पर पैरामीटर नहीं है तो हम लोग इसको नहीं लेंगे। ऑन देन थर्ड पे आप लोगों को अगर आपका फंक्शन कुछ रिटर्न कर रहा है तो यहाँ पर हम लोगों को @return लिखना होगा इस डॉक्यूमेंटेशन में। तो इसके लिए हम लोग इन दोनों फंक्शन का क्या वर्क है वो लिख देते हैं। जो सेकेंड एपीआई है वो क्या था, हम लोग उसको हेल्थ चेक करने के लिए यूज कर रहे हैं। सो हम लोग इस फंक्शन का डिस्क्रिप्शन यहाँ पर लिख देते हैं टू चेक एप्लीकेशन हेल्थ। तो ये एपीआई में हम लोग एप्लीकेशन का हेल्थ चेक कर रहे हैं। सेम हम लोग इस एपीआई के लिए भी लिख देंगे // ऐसा करने से डॉक्यूमेंटेशन फॉर्मेट ओपन कर देगा एंड हम लोग यहाँ पर रिटर्न कर दे रहे हैं हेलो स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन, इसलिए यहाँ पर @return है एंड इस पर्टिकुलर एपीआई का हम लोगों को एक्सप्लेनेशन दे देना है। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा माई फर्स्ट रेस्ट एंड पॉइंट टू चेक माई एप्लीकेशन। ऐसा करके हम लोग इसको सेव कर देंगे। अब ये एपीआई पूरी तरह से कंप्लीट है, जहाँ पर कि हम लोगों ने एपीआई भी क्रिएट कर लिया और उसका डॉक्यूमेंटेशन भी प्रोवाइड कर दिया, सो दैट इन फ्यूचर अगर कोई दूसरा डेवलपर इस प्रोजेक्ट पर काम करता है तो उसे भी पता चल सके कि एपीआई एक्चुअली में कर क्या रहा है। थ्रू आउट दिस ट्यूटोरियल मैं जब भी कोई एक न्यू फंक्शन क्रिएट करूंगा मैं उसका डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड करते चलूंगा। @request मैपिंग एंड @get मैपिंग के अलावा डिफरेंट रिक्वेस्ट टाइप को हैंडल करने के लिए डिफरेंट एनोटेशंस हैं, लाइक @post मैपिंग, @put मैपिंग एंड @delete मैपिंग एटसेट्रा। आप इन्हें भी अपने नीड के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हो। ये सारे एनोटेशंस भी एपीआई के यूआरएल एंड एचटीटीपी मेथड को डिफाइन करते हैं। आप इस कोड को गिटहब पर भी देख सकते हो एंड अगर आप चाहो तो डाउनलोड भी कर सकते हो। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे प्रोवाइड कर दूंगा।
सो गाइस, इस वीडियो में इतना ही। इन द नेक्स्ट वीडियो हम लोग जानेंगे कि कैसे स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन का कॉन्टेक्स्ट पाथ चेंज करते हैं, कैसे हम उसका पोर्ट चेंज करते हैं, एंड और भी बहुत सारी छोटी-छोटी कॉन्फ़िगरेशंस को हम इम्प्लीमेंट करेंगे। साथ ही साथ हम जानेंगे कि पोस्टमैन से कैसे हम एपीआई को हिट करेंगे। चूँकि ब्राउज़र के यूआरएल से हम सिर्फ गेट रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, पोस्ट, पुट या डिलीट रिक्वेस्ट भेजने के लिए हमें पोस्टमैन क्लाइंट यूज़ करना पड़ता है, जो कि एपीआई को एग्जीक्यूट या टेस्ट करने के लिए यूज़ होता हो। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस देन प्लीज़ आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस video and subscribe to our channel. Thanks for watching this video. If you have any feedback or questions, feel free to leave a comment. Your engagement means a lot to me. Do not forget to like and share this video. Also subscribe to the channel and press the bell icon. Stay tuned for more videos.